सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 8 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। यहां पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 की, जो कि बांग्लादेश में होगा। 3 से लेके 20 अक्टूबर 2024 तक ये होगा। बांग्लादेश में 2 जगह ये होगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में जो शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे, और वहाँ पे जो सिलहट नाम का एक स्थान है तो वहाँ पे सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे होगा। इस बार याद रखना ये इसका नवा एडिशन है। 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है और इसमें जो भारतीय महिला टीम खेलेंगी उनमें जो कप्तान होंगी वो कौन है? हरमनप्रीत कौर है। आपको मैं बता दूं पहली बार जब ये हुआ था आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, ये 2009 में हुआ था। वो इंग्लैंड में हुआ था, उसको जीता भी इंग्लैंड ने था, न्यूजीलैंड को हराया था। और अभी लास्ट टाइम ये 2023 में हुआ था। ये 2022 वाला था जो 2023 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। और अभी ये 2024 में हो रहा है, नवा संस्करण है बांग्लादेश में, और हर 2-2 साल में होता है। तो अब अगला जो होगा 10वां संस्करण 2026 में होगा, वो इंग्लैंड में होगा। तो ये तो मैंने आपको सारी बात बता दी आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप से संबंधित। और आपको याद हो तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हमने पढ़ा था अभी कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? सना मीर को। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर लिया आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का जो अभी 2024 में होगा। साथ ही हम मेंस वर्ल्ड कप को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2024, इसका भी इस बार नवा संस्करण है। कहाँ पे होगा याद रखना, ये यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। इसमें कनाडा, युगांडा, अमेरिका पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार 20 टीमें इसमें खेल रही हैं। 3 जनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को। ऑफिशियल एंथम लॉन्च हुआ, उसका क्या है वो ऑफिशियल एंथम? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और हमने पढ़ा था इसमें 6 रेफरी चुने गए, उसमें से एक भारतीय हैं, उनका नाम है जवागल श्रीनाथ। 20 अंपायर चुने गए, उसमें से 2 भारतीय हैं, नितिन मोहन और जया रमन मदन गोपाल। और अभी जो अमूल है वो साउथ अफ्रीका और अमेरिकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है। और कर्नाटक का एक मिल्क फाउंडेशन है नंदिनी, वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड को स्पॉन्सर कर रहा है। और इसमें जो भारतीय पुरुष टीम खेलेगी उसमें कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा और उप कप्तान बनाए गए थे कौन? हार्दिक पांड्या। तो इससे संबंधित ये सारे प्रश्न अभी तक हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भावी मेहता को। तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 दिया गया भावी मेहता को। आपको बता दूं ये जो अवार्ड है ये बुक का जो कवर होता है ना, जो उसका मेन कवर होता है, उसके लिए दिया जाता है जिसने बेस्ट बुक कवर डिजाइन किया हो। तो अभी भावी मेहता को ये अवार्ड मिला। तो आप जानना चाहोगे इनको किस बुक के कवर के लिए, किस बुक का कवर डिजाइन करने के लिए ये अवार्ड मिला? तो आप फोटो में तो देख ही रहे होंगे। इस बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल और इस बुक के लेखक हैं प्रदीप सेबेस्टियन। अच्छा, अवार्ड वाला प्रश्न है तो तैयार हो जाओ आप लोग। 2024 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूँ। पिछले 4 महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े हैं वो अब आपके सामने आएंगे। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना और अपना रिविजन करना। तो अगर आपसे पूछे अभी व्हीटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं अभी 2024 में मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, याद रखना ये असम की है। और इसी तरह का एक प्रश्न गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला। ये छत्तीसगढ़ से हैं। ये किस राज्य से हैं ये भी याद रखना। बाकी 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को मिला, जबकि 2023 के लिए बिल गेट्स को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ये खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पाउलिरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के लिए अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल टेलाग्रेन को मिला। एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को, जापान के हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टीना प्लेस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक की हैं। और 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेंडे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार 58वां दिया गया, 2 जनों को मिला, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार हमारे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। जो असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, ये अभी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई साहब को मिला।
MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को मिला। और फिर पूछ रहे हैं 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये रुइक सियांग झांग को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव को मिला मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी का मिला नीलम शरण गौर को उनके नॉवल रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए। तो आप देखोगे शीट में मैंने आपको 22 ये जो अवार्ड करवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बिल्कुल सेलेक्टेड में लेकर के आया हूँ। तो ये तो आपको याद होने चाहिए किसी भी कीमत पे। और जब भी अवार्ड वाला प्रश्न आता है ये शीट में आपको बार बार रिपीट करवाता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड आगे होगा वो भी मैं इसमें इंक्लूड करता जाऊंगा। तो ये अपडेट भी होती रहेगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 36वीं बार ला लीगा खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। ला लीगा 2023-24 की हम बात कर रहे हैं, और इसकी बात करें यह है क्या, तो ये दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है जो स्पेन में होता है। और अब इसी को जीत लिया रियल मैड्रिड ने, जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। और रियल मैड्रिड का ये 36वां ला लीगा खिताब है। अच्छा, फुटबॉल से अभी मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी हमने पढ़ा था इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो आप कहेंगे मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। किसे हराया था? मोहन बागान को। अभी संतोष ट्रॉफी जो हुआ था उसको सर्विसेज ने जीता, गोवा को हराया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 हुआ था, इसको भारत और बांग्लादेश ने जीता था, दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। और एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है वो डूरंड कप है, और लास्ट एडिशन जो हुआ था 2023 में 132वां, उसको मोहन बागान ने जीता था तथा ईस्ट बंगाल को हरा करके। आपको बताया भी फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग 1 को किसने जीता? पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने। अभी मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप को जीता था जापान ने उज्बेकिस्तान को हरा करके। बाकी अगर पूछे कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 को जीता, मैरी इयरअप्स ने, इंग्लैंड की गोलकीपर है। BBC मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, और आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही इसमें भारतीय मूल के अध्यक्ष बने थे कौन? समीर शाह। अभी 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 जो कि सऊदी अरब में हुआ था उसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता। और बैलन डी'ओर अवार्ड अभी पुरुषों में जीता था लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना के हैं, और महिलाओं में एटना बोनमाटी ने जीता जो कि स्पेन की है। उसके अलावा आपको याद है फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था 22वां संस्करण, वो कतर के दोहा में हुआ था, उसका शुभंकर मैस्कोट लाइव था, अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हराया था। अब 2026 में क्योंकि 4-4 साल में होते हैं तो 2026 वाला 3 देशों में होगा, मैक्सिको, कनाडा और USA में। और इसे स्पॉन्सर कर रहा है एक ऑयल कंपनी है सऊदी अरब की जिसका नाम है अरामको। और सऊदी अरब से याद आएगा कि 2034 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो सऊदी अरब में ही होंगे। वैसे पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा। उसके स्टैटिक जानते हैं, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित हैं। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं ये भी याद रखना, 11 प्लेयर होते हैं, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मई को। तो वर्ल्ड अस्थमा डे, याद रखना ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने इसे 7 मई को मनाया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पता है, अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाना। थीम क्या है? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर। पहली बार इस दिन को 1998 में मनाया गया था। अस्थमा ये फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा को ठीक तो नहीं किया जा सकता, पर इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप टाइम से इसकी दवाई लेते हो तो। अब डे वाला प्रश्न है भैया, चलो देखते हैं मई में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हम मना चुके हैं। तो 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया, साथ में याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये अभी तक मई के इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट जिसका नाम है SR-75, इसका पहली बार सफल प्रक्षेपण अभी किसने किया? तो आंसर होगा हाई इंपल्स नाम की कंपनी ने। ये जर्मनी की एक कंपनी है, एक स्टार्टअप आप बोल दो, एक कंपनी आप बोल दो, जिसका नाम है हाई इंपल्स। और अभी इसी ने ये रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम SR-75 है। कहाँ से लॉन्च किया या कहाँ सफल परीक्षण किया? तो ऑस्ट्रेलिया में।
अब आप पूछोगे ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने रॉकेट लॉन्च करती रहती हैं, तो इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी एक खास बात है, इसमें पैराफिन ईंधन, पैराफिन फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं। तो ये दुनिया का पहला रॉकेट है जिसमें पैराफिन फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से एक कंपनी आपको याद होगी, इंटूटिव कंपनी। ये अमेरिका की कंपनी है और चांद के साउथ पोल पर जाने वाली, लैंड करने वाली ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी और इसके लैंडर का नाम था ऑडिशियस। वैसे आप जानते हो चांद के साउथ पोल पे जाने वाला पहला देश हम है, भारत है। और आपको याद है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया था? चाइना ने। अच्छा, यूं बताओ कौन न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट का परीक्षण करेगा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाला रॉकेट? तो आंसर होगा नासा। इसने बोला ये करेगा 2027 तक। और आपको याद हो तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन ये किसने बनाया था? अग्निकूल। और इस इंजन का नाम इन्होंने रखा था अग्निलेट। और जिस रॉकेट में इस इंजन का इस्तेमाल हुआ उस रॉकेट को बोलते हैं अग्निबाण। आपको याद होगा साउथ कोरिया के पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का नाम क्या था? नूरी उसका नाम था। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, ये नूर जो रॉकेट है ये किस देश का है? नूरी तो साउथ कोरिया का है, नूर किसका है ये आप बताएंगे। और भारत का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस है। इसे किस प्राइवेट स्पेस कंपनी ने बनाया था? स्काईरूट ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। और स्काईरूट से ही आपको एक और प्रश्न बता दूं कि अभी इसने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का भी परीक्षण किया था। उस इंजन का नाम धवन 1 रखा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके स्पेस से संबंधित और खास तौर पे रॉकेट से संबंधित। और अपने करंट अफेयर्स की यही खास बात है। अगर आप में से कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं करेक्ट एग्जाम चैनल पे, तो आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बाकियों को तो पता है कि यहाँ पे अफेयर्स पढ़ने का आपको फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, या हमारा तरीका क्या है कि जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित आपको पिछले 6 महीने में या 1 साल में जितने भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े होते हैं, मेरी कोशिश रहती है वो सारे के सारे आपको एक साथ यहीं पे रिवाइज करवा दूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता कि प्रश्न तो चल रहा है, मान लो ये स्पेस से संबंधित, रॉकेट से संबंधित, एक प्रश्न का रिवीजन मैंने अवार्ड का करा दिया, एक अपॉइंटमेंट का करा दिया, एक सबमिट का करा दिया, एक जीआई टैग का करा दिया, एक किसी और का करा दिया। क्योंकि ऐसा कराना तो किसी के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। और फिर चाहे बहुत सारा रिवीजन मैं करवा दूं, सेशन को 1-1, 1.5 घंटे का बना दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि इसके पीछे कारण है हमारा दिमाग। क्योंकि जिस समय में जैसी चीज आपको पढ़ा रहा हूं आपके माइंड में वैसी ही चीज चल रही होगी, क्योंकि अभी अभी उस प्रश्न को मैं समझा के निपटा हूं। जैसे कि रॉकेट वाला प्रश्न मैं आपको समझा के निपटा, आपके माइंड में अभी अपॉइंटमेंट अवार्ड वगैरह नहीं चल रहे, अभी आपके माइंड में रॉकेट चल रहा है। तो यही एक अच्छा मौका है कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न अभी हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, तो वो सारे के सारे प्रश्न एक साथ में आपको रिवाइज करा दूं। तो आपका माइंड ऐसे प्रश्नों को जल्दी ग्रैस्प करेगा, जल्दी याद कर लेगा कि अच्छा यार, हाँ यार वो भी पढ़ा था, अरे वो भी था। और ऐसी चीजें फिर आपको लंबे समय तक याद रखती है। इसी को कहते हैं चीजों को लिंक करके पढ़ना, को रिलेट करके पढ़ना, चीजों की चेन बना करके पढ़ना। ये सेंटेंस तो आपने सुने होंगे ना, ये शब्द सुने होंगे कि चीजों को ऐसे लिंक करके पढ़ना चाहिए, तो वो यही तरीका है। और ऐसे काम में मेहनत लगती है मेरे दोस्त। मेरे पास दूसरे बड़े चैनल्स की तरह कोई टीम नहीं है कि मेरा ये काम तो ये बंदा कर देगा या मेरा वो काम वो बंदा कर देगा। यहाँ पे A to Z सारा काम मुझे करना पड़ता है। आपका कंटेंट तैयार करना पड़ता है, टाइपिंग करनी पड़ती है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में आपके लिए PDF बना करके डालनी पड़ती है, क्विज बनानी पड़ती है, एक क्वेश्चन वहां पे टाइप करना पड़ता है, बना के अपलोड करने तक सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे दिन भर के मुश्किल से मैं 2 ही वीडियो डाल पाता हूँ, एक तो ये डेली करंट अफेयर्स वाला और वो रिविजन वाला, जिसमें मेरा पूरा का पूरा दिन खत्म हो जाता है। रिवीजन वाला भी कभी कभी तुम्हें डाल ही नहीं पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि अगर आप भी मेहनती स्टूडेंट है तो मेरी मेहनत को समझें और अपने वीडियो को, चैनल को, मेरी मेहनत को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी, टेलीग्राम पे आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे प्लीज एक बार वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। बाकी आपको पता ही है, इनकी क्विज लगाएं, आराम से टेस्ट लगाएं, बिल्कुल फ्री होती है। पैनल वाली PDF आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने विमान वाहक पोत जिसका नाम है फुजियान, इसका समुद्री परीक्षण किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो फुजियान पूछे क्या है ये, तो ये विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब ऐसा जहाज जिस पर आप विमान रख सकते हो। समुद्र के बीच में विमान उतर जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा, तो उसे कहते हैं विमान वाहक पोत। बहुत बड़े बड़े होते हैं ये,
और अभी ये चीन का है, फुजियान, इसने अभी इसका परीक्षण किया है। ये चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है। और भारत की बात करें तो भारत के पास भी 2 विमान वाहक पोत हैं। जो ऑलरेडी हमारे पास था वो INS विक्रमादित्य था, जो हमने रशिया से लिया था, और दूसरा जो हमने खुद ने बनाया, हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये, इसका नाम INS विक्रांत है। और आपको याद हो तो इसे कब कमीशन किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2022 को कोच्चि, केरल से, याद रखना। और चीन की बात हुई है तो आपको याद होगा चीन ने ही अभी एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया था, जबकि दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये जर्मनी ने लॉन्च किया था। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट ये चीन ने ही लॉन्च किया था। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको याद होगा चाइना ने अपना चंद्र मिशन चांग-E6 को लॉन्च किया था, और उसमें पाकिस्तान भी साथ बैठ के चला गया, मतलब पाकिस्तान का एक सैटेलाइट गया, उसका नाम है iCube-Q। ये याद रखना, ये पाकिस्तान का है। पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूं, देखो ये रहा चीन, कैपिटल इसकी होती है बीजिंग, और बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। अच्छा, चाइना का जो शंघाई शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यांगत्सी नदी के किनारे। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और चाइना का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहू नदी को। और अभी चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर भी बनाया था, जिसका नाम ट्राइडेंट रखा था। और अभी चाइना ने ही दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की थी साउथ चाइना सी में। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट ये चाइना ने लॉन्च किया था, लेकिन उस रॉकेट का नाम क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया, तो वो भी ध्यान रख लेना। जूके 2 उसका नाम है। क्या है? जूके 2, ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा यजुवेंद्र चहल को। तो लोकसभा चुनाव में मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अभी गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैसे इनके अलावा लोकप्रिय गायक हैं MD देसी रॉक स्टार और नवीन पुनिया, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन ये ज्यादा चर्चित हैं, ये ज्यादा फेमस हैं, इसलिए हमें इनका नाम याद है। और ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया जाता है? जो सबसे ज्यादा चर्चित होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, लोगों में जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, उन्हीं को तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, क्योंकि लोग उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, अभी IPL में यजुवेंद्र चहल ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। आपको याद हो तो एक प्रश्न हमने इनसे संबंधित पढ़ा था, अभी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। चलो, आपको पता है वो कौन सा रिकॉर्ड है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में। बाकी कुछ और ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा दूं तो अभी यूनिसेफ इंडिया की एम्बेसडर बनी थी करीना कपूर, ये सबसे लेटेस्ट पढ़ा था अभी हमने। उससे पहले स्पेस इंडिया की बनी थी संजना सिंह, ये याद रखना। अच्छा, उससे पहले गुरुग्राम से संबंधित 2 प्रश्न मैं आपको और करवाना चाह रहा हूँ। एक तो याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। और पूछे भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ पे खुला था, तो आंसर होगा गुरुग्राम। और पूछे भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। चलो, अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे। जैसे कि अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो ये स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, जियो मार्ट के बने थे, लेज के बने थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बने थे, और एक कार कंपनी है सिट्रियन, तो उन्होंने भारत में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी चुनाव आयोग, इन्होंने सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, नेशनल आइकॉन बनाया था। और अगर मैं पूछूं कि किस पैरा तीरंदाज को, पैरा आर्चरी प्लेयर को इन्होंने आइकॉन बनाया था, तो आंसर होगा शीतल देवी, वो इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। वैसे सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया था। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन को ही बनाया। इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं और राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं। BPCL ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था राहुल द्रविड़ को। ICC वर्ल्ड कप जो कि पिछले साल भारत में हुए थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शाहरुख खान को। उसके अलावा सौरव गांगुली अभी पश्चिम बंगाल के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उससे पहले त्रिपुरा पर्यटन के बने थे, ड्रीम सेट गो के, बंधन बैंक के, सबके हैं ये। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की बनी थी। रवि शास्त्री फैन कोड के बने थे। और प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शमी बने। एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, उसके बने थे चेतन भगत। बिस्लेरी की बनी थी
दीपिका पादुकोण जो फिर हुंडई मोटर की भी बनी थी, बोट के बने थे रणवीर सिंह, और अभी पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे नरेंद्र कुमार यादव, ये IRS ऑफिसर हैं। अभी एवररेडी सेल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने थे। नीरज चोपड़ा ये BPCL के स्पीड पेट्रोल के भी बनाए गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। पिछले एक साल में जो जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और अमेरिका का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इन्होंने आपस में एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एग्रीमेंट किया, एक समझौता किया। क्या है इस समझौते में? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बिजनेस मैनेजमेंट के छात्रों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और ऐसा पहली बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही होगा। भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह का एग्रीमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक प्रश्न आपको याद दिलाऊं, अभी हमने पढ़ा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं अवंतिका वंदनपू, इनको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था। अच्छा, यूनिवर्सिटी से संबंधित एक प्रश्न पूछूं आपसे, तो बताओ भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे स्थापित होगा? तेलंगाना में। और अगर पूछे देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे शुरू हुई, तो आंसर होगा केरल में। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 2024 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 65वां। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 में हुई थी। तो इस बार यानी कि 7 मई 2024 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने मई 1960 में 2 परियोजनाओं के साथ अपना परिचालन शुरू किया था, जिसमें से एक परियोजना थी पूर्व में टस्कर और दूसरी थी पश्चिम में प्रोजेक्ट बीकन। प्रोजेक्ट टस्कर को अब प्रोजेक्ट वर्तक के नाम से जाना जाता है। वैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य काम की अगर हम बात करें तो मेन काम क्या है? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनका रख रखाव करना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको मिलेगा। इसके डायरेक्टर जनरल अभी कुछ समय पहले ही नए बने थे, रघु श्रीनिवासन इनका नाम है। और याद रखना, अगर पूछे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो रोड समझ के राजमार्ग व परिवहन मंत्रालय मत कर देना, इसका उत्तर होगा रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। आपको बता दूं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग, जिसको कहते हैं सेला सुरंग, इसका निर्माण किया था। और आपको याद हो तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में उमलिंग ला जो दर्रा है, कहाँ पे? लद्दाख में, वहां पे सबसे ऊंचाई पर सड़क बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वैसे इसका मोटो भी होता है श्रमेण सर्वम साध्यम। इसका मतलब होता है कि कड़ी मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये तो वैसे आप लोगों का भी आदर्श वाक्य होना चाहिए, है ना? और आज एक काम करना, जो आपकी पढ़ाई वाली डेस्क है, चाहे लाइब्रेरी में चाहे घर पे, सामने लिख देना ये आदर्श वाक्य, श्रमेण सर्वम साध्यम, क्योंकि ये सिर्फ आप ही को समझ में आएगा, बाकी और लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये आपका चीट कोड होगा। जब भी आप देखोगे इसको पढ़ के आपके मन से आवाज आएगी कि कड़ी मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा यजुवेंद्र चहल। तो यजुवेंद्र चहल ये T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अभी IPL 2024 चल रहे हैं, वहां पे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को आउट करके उन्होंने T20 में अपना 350वां विकेट पूरा किया। यजुवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, आपको बताएं। अभी कुछ दिन पहले भी इनसे एक प्रश्न पढ़ा था हमने कि IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे ये IPL में। और यहाँ प्रश्न में हम बात कर रहे हैं पूरे T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ये, तो ध्यान रखना ये। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पे हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और ये भी बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल से जुड़ रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के बारे में जानकर। बाकी क्विज और PDF का मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलो अभी कल का करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो अभी हम 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे।
तो पहला प्रश्न पूछा था अभी थॉमस कप का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा चाइना ने। किसे हराया? इंडोनेशिया को। उबेर कप को भी चाइना ने जीता, इंडोनेशिया को हराया था और इनका संबंध बैडमिंटन से है। फिर पूछा पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? जॉस राउल मुलिनो। फिर पूछा अभी आईसीसी ने T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस भारतीय को मैच रेफरी बनाया? जवागल श्रीनाथ। फिर पूछा दुनिया की पहली AI स्पोक पर्सन विक्टोरिया शी को किसने लॉन्च किया? यूक्रेन ने। फिर पूछा इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। फिर पूछा पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भविष्य पोर्टल। फिर पूछा किसने मैड्रिड ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता? ईगा स्विटेक ने पोलैंड की है। फिर पूछा अभी पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहां पे किया? तो बंगलुरु में, और उस कंपनी का नाम याद रखना फ्लाइंग वेज डिफेंस है। फिर पूछा था नाडा ने अभी किस पहलवान को निलंबित कर दिया? तो बजरंग पूनिया। और आखिरी प्रश्न पूछा मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। ये मैकलेरिन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था अभी गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा त्रिशूल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।